गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ तीसरा पढ़ेंगे, जो कि बिंद्रा पिछले वाले वीडियो जो भी बनाए थे उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दिए थे। अब आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पाठ 3 है आपका वृंदा। ये वृंदा के नाम से जो है कहानी जो है संकलित है यहाँ पे। तो इस कहानी की प्रसिद्ध लेखिका, जैसे कि यहाँ पे किनारे पे सार दिया गया है इसका, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रस्तुत कहानी प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र विद्या पर आधारित एक अनुपम रचना है। एक रेखाचित्र उनकी सुप्रसिद्ध कृति मेरा परिवार से संकलित है। प्रस्तुत निबंध में वृंदा जैसे अति साधारण प्राणी की चेष्टाओं का सजीव चित्रण करते हुए उसे एक स्मरणीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये वृंदा के विषय में जो है रेखाचित्र उनकी सुप्रसिद्ध कृति है, और उसी जो है कहानी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। वृंदा वृंदा क्या है? वृंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी। अब देखिए, जो लेखक हैं, लेखिका हैं महादेवी वर्मा, लेखिका जो है अपने सखी के विषय में, सहेली के विषय में बता रही हैं। वृंदा उस समय की बाल सखी थी जब मैं जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाई थी। अपने नाना और दादी के स्वर्गगमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख से आश्वस्त भाव से घर को सूचना दे चुकी थी कि मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा। तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य का संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई, और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। कहने का मतलब, लेखिका बता रही हैं कि मैं भी यह जान चाहती थी कि मैं अपने नाना और दादा के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर हो जाती थी, और मैं उनको देखने के लिए उत्सुक रहती थी कि जो है अलमारी तब मैं निश्चय यह उनके कहने का मतलब वो निश्चय कर लेती थी कि मैं उनको एक बार देखने के लिए जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य का संकल्प विरोध करने की किसी की इच्छा हुई, न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। कैसे लोग मर जाते हैं और कैसे जीवित हो जाते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, इसके विषय में उनको भी जानकारी नहीं थी। कहने का मतलब, तो ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। ऐसे स्थिति में जो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जब माँ मर जाती है, तो ऐसे असमर्थ में जो है, ऐसे समय में जो है मेरी माँ की कल्पना जो है करना जो है बहुत ही कठिन था। मेरा संसार का अनुभव ही बहुत संक्षिप्त था। मैं संसार का पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाई थी, बहुत छोटा सा था। अज्ञान अवस्था में मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता, सारी मैत्री पर पानी फेर देता। कहने का मतलब, जैसे ही कोई मिलने आता था, उनके घर पे एक सफ़ेद कुतिया रहती थी, वो उतना तेज़ भौंकती थी कि मैं जो है किसी से ममता भरी, स्नेह भरी मैत्री से जान पहचान करके बात कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो सारा जो है ममता पर पानी फेर देता था वो कुतिया। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निसहाय बच्चों को तीखे पौने दांतों में ऐसी कोमलता से दबा कर लाती थी कि उन्हें कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। फिर आगे बता रहे हैं, जो पूसी थी, भूरी पूसी, वह अपने चूहों को ऐसे पकड़ के लाती थी, अपने निसहाय बच्चों को तीखे पौने दांतों से पकड़ के लाती थी, और कोमलता से दबाए लाती थी कि उनको कहीं एक, कहने का मतलब ऐसे पकड़ती थी कि एक दांत भी उसको नहीं लगी रहती थी, कहीं उनके दांत न चुभ पाता। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों में उसमें सावधानी से भरे जाते दानों को, कीड़ों मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। कहने का मतलब, ऊपर के छत में जो है गौरैया और कबूतरों का बाड़ा रहता था, उसमें अपने छोटे छोटे दानों को जो है भर के खिलाते पिलाते रहते थे। बच्चियों को हटाते ही रंभा रंभा कर
घर भर में दुखद समाचार सुनाने वाली श्यामा गाय की व्याकुलता मुझ में छिपी न थी। कहने का मतलब गाय भी ऐसी थी हमारे यहाँ कि जो है गाय की बछिया हटा देने से वो इतना तेज़ रंभ जाती, इतनी तेज़ चिल्लाती कि जो है यह बहुत ही दुखद समाचार गाय गाय और श्यामा गाय की जो है व्याकुलता मुझसे नहीं छिपती थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए भिखारन द्वार द्वार फिरती थी। वह भी बच्चों के लिए कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। कहने का मतलब लेखिका यह बताना चाहती है कि इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा, सभी अपने अपने बच्चे के लिए मरते हैं। कोई किसी को कुछ खिला रहा है, हाँ, बिल्ली अपने बच्चों के लिए देखभाल करती है, चूहे पकड़ लाती है, कुत्ता जो है अपने बच्चों की देखभाल करता है, गाय अपने बछड़े की देखभाल करता है। इन सब से जो है कहने का मतलब मुझे जब जानकारी हुई तो सब सोची कि यही लोग जो है अपने बच्चे के लिए सारा कर्तव्य करते रहते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि और वृंदा भी तो माँ बिंद्रा की भी तो माँ थी, जिसे हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। और लेखिका बता रही है बिंदा के पास भी एक माँ थी जिसको हम लोग पंडिताइन चाची कहते थे। और लेखिका बता रही हैं, हाँ, महादेवी वर्मा, और उनको जो है नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी के सजे कसे चारपाई पे बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। कोई उनका छोटा बच्चा है एक मोहन नाम का, उसको जो बचपन में तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी में संवारी पेटियों के बीच लाल स्याही की मोटी लकीर सी सिंदूर, उन्नीदों आँखों में कारे डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझसे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार में उन्हें मेरी गुड़िया की समानता दे देते थे। कहने का मतलब ये सब जो है सारी चीज़ें का सजावट बजावट होता रहता था। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। इतना तो ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार ही बहुत विचित्र था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने के लिए जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुँह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था, और आगे जो है पेज नंबर 16 पे देखें। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है हम लोग क्या करते थे आगे, मना करके हमारी माता क्या करती थी, जो है गुनगुना दूध पिलाया जाता था। तब हम पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में आता था तो मैं उसे श्यामा के रंभने का सामान और स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण कुछ उलझन उत्पन्न होने वाली थी। उठती है या आऊँ बैल के से दीदे निकाल रही थी। कहने का मतलब उस समय माता जो है डांटती फटकारी थी, उठ रही हो कि आऊँ मैं, तो इस समय जो है बैलों के जैसे आंखें निकालती थी। दीदे निकाल रही थी। मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती ही नहीं। हाँ, यही कहती कि अभागी ये मर नहीं रही है। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती उसे मेरा अबोध मन जान लेता था। फिर आगे बता रही हैं, कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर के उस घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए वृंदा की आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती थी। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी अम्मा को दूध का कटोरा ले देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो सब कार्य असंभव थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिससे कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट मिला रहता। कहने का मतलब कभी कभी पंडित जी बिगड़ जाते थे।
तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देखकर मेरे नटखटपन को रोका जाता। इसी वृंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती, इसे बहुत प्रयत्न करने का भी मैं न समझ पाती। मैं यानी कहने का मतलब बहुत प्रयत्न करनी तो भी नहीं समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी, रात दिन ऊधम मचाती थी, पर मुझे तो माँ ने कभी न मार जाने की आज्ञा दी। कहने का मतलब लेखिका कह रही मैं भी अपने घर में थी, तो कहने का मतलब काम काज के लिए वृंदा मार पीट खाती रहती थी। मैं अपने घर में कभी काम नहीं करती थी, हमेशा ऊधम मचाती रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई मारते पीटते नहीं थे। माँ ने क्योंकि कह दिया था कि इसे कोई मारेगा पीटेगा नहीं। वृंदा मुझसे कुछ बड़ी रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी ने ऊपर से दबाकर मुझे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसे आने वाली खजड़ी के ऊपर मढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म के मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देखने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से आसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप चौंक पड़ना, पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता, परंतु प्रयुक्त उसे भय में बदल देता था। कहने का मतलब अगर कोई जैसे वृंदा मेरे साथ कभी आती थी ना, तो उसकी जो पंडिताइन चाची होती थी, जो उसकी माँ होती थी, तो बहुत देर से जब आवाज़ लगाती ना तो भय के मारे काँपने लगती थी, इतना डर हो गया था उसको। तो जब इस तरह से वो डर जाती थी तो मेरे भय को इस तरह से बढ़ा देती थी, और मैं भी सोचने लगती थी कि इतना काहे डर रही है, क्योंकि लेखिका को कभी जो है डर नहीं था अपने घर से, लेकिन उसको देख करके उसको भय भी होने लगा था। विस्मय को बढ़ा नहीं देता बल्कि उसे प्रयुक्त भय में बदल देता है। वृंदा की आंखें तो मुझे पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती है। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वाह अहरी मेरी अम्मा, अब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर वृंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ क्षण मुझे दिए। तब मैंने समझा दिया कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है, वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, तो जो सज धज के घर में आती है और वृंदा की नई अम्मा जैसी होती है। कहने का मतलब पहले के ज़माने में क्या था कि वो लेखिका बता रही है कि वृंदा मुझे ये बताया करती थी कि जब अपनी अम्मा नहीं होती है तो ऊपर के तारों में होती है, और कभी कभी यही तारा जो है आ जाता है तो मेरी नई अम्मा आ जाती है और यहाँ से चली भी जाती है। तब जो है हम लोग क्या करते थे कि सज धज करके घर में आती है, वही मतलब बता रही है, वह वृंदा की नई अम्मा जैसी होती है। आज का वीडियो इतना ही। अब आगे से पेज नंबर 17 हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।